रासायनिक अभिक्रिया की वेग जो है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस बात पे प्रभावित होती हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। यानी आज की क्लास में आपको होने वाला है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और साथ में आपको मिलने वाला है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें कुछ कारक है, जैसे अभिकारकों का सांद्रण है, ताप, उत्प्रेरक और पृष्ठ क्षेत्रफल। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, आपके नोट्स भी हो जाएंगे। और देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वेग के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर उनकी वर्गीकरण करें तो ये अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होंगी। आप समझ सकते हैं कि अभिक्रियाएं 3 प्रकार का कौन कौन सा हो सकता है। पहला, इंस्टेंटेनियस अभिक्रिया यानी तीव्र गति अभिक्रिया, या इसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग या तीव्र गति अभिक्रिया कहेंगे। ये क्या होते हैं, इसके डिटेल में बात करेंगे, और कौन कौन से किस तरह की अभिक्रियाएं स्पीड पकड़ती हैं इनके बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन यानी कि अति मंद गति अभिक्रिया, या इसको कहेंगे मंद गति अभिक्रिया। फिर तीसरा होगा मॉडरेट रिएक्शन यानी कि मध्यम गति अभिक्रिया। मध्यम गति अभिक्रिया, अभिक्रिया 3 प्रकार का हुआ, तीव्र गति अभिक्रिया, मंद गति अभिक्रिया और मध्यम गति अभिक्रिया। तो अभिक्रिया को वेग के आधार पर 3 प्रकार में हमने बांटा है। अब इन्हीं में देखते हैं कि कौन सी अभिक्रियाएं अति तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र गति अभिक्रिया कहलाएगा। तो वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम तीव्र गति अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि अभिकारकों को मिलाए और अभिक्रिया हो गई। ऐसे अभिक्रिया तात्क्षणिक दर अभिक्रिया कहलाती है, मध्यम तीव्र गति अभिक्रिया कहलाती है, तो या बहुत स्पीड वाली अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तीव्र गति अभिक्रिया जो है, जो बहुत स्पीड में संपन्न होती है, इस अभिक्रिया को हमने तीव्र गति अभिक्रिया कहा। तो किस प्रकार के पदार्थ इस प्रकार की अभिक्रियाएं देंगी, तो यहाँ पर ध्यान देना, अभिकारक जो आयनिक अभिकारक होते हैं, आयनिक अभिकारक ये तीव्र गति अभिक्रियाएं देती हैं। आयनिक यौगिकों में तीव्र गति अभिक्रिया मिलती है। इस अभिक्रिया की स्पीड कितनी हो सकती है, ये अभिक्रिया 1 सेकंड के 10⁴ भाग तक में कंप्लीट हो जाता है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं अभिक्रिया का जो स्पीड है इतना होता है 10⁻14 से 10⁻16 सेकंड तक होता है। ये बहुत ही कम टाइम है जिसको हम क्षणिक टाइम कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया कहाँ देखने को मिला, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है, सोडियम धातु को अगर आप पानी में डालते हो तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये अभिक्रिया बहुत ही फास्ट चलने वाली अभिक्रिया होती है। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये आयनिक अभिक्रिया हैं जिसमें ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, यानी क्या बना, AgCl बन गया, प्लस बन गया NaNO3। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से हो रहा है ये नहीं समझना है, यहाँ पर समझना है कि किस टाइप की अभिक्रिया तीव्र गति अभिक्रिया है। क्यों ये अभिक्रिया तीव्र गति है, क्योंकि जब इसको पानी में घोलोगे तो ये बना लेता है Ag+ और ये है NO3-, जबकि ये Na+ और Cl- है। इनके साथ जालक ऊर्जा उच्च होता है, यानी आपस में आकर्षण उच्च होता है, इसलिए ये दोनों आपस में तेजी से आकर्षित हो जाते हैं और मिल जाते हैं और एक प्रकार का ठोस पदार्थ बना लेते हैं। ये है NaGCl। तो आप समझते हैं ये क्या चीज है, एक प्रकार का अवक्षेप है, ये बना लेता है
सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट यानी कि ठोस पदार्थ बना करके बैठ जाता है। ये स्पीड में होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। अब बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया, अत्यंत मंद गति अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो धीमे 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 चलती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं मंद गति अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि जो बहुत अधिक समय लेता है। वे अभिक्रियाएं जो बहुत अधिक समय लेता है, ऐसी अभिक्रियाओं को अत्यंत मंद गति अभिक्रिया कहते हैं। आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हो तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने की क्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है मंद गति अभिक्रिया। आप जानते हो बरसों लग जाते हैं कई बार, तो अब लोहा जो लगा हुआ है, आपके घर में लोहे का कोई सामान होगा तो वो धीरे 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 जंग लग रहा होता है। हमने उसके ऊपर पेंट लगा दिया तो वो और धीमी हो जाती है। तो वातावरण के साथ संपर्क के साथ ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हुए खत्म होते जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है अत्यंत मंद गति अभिक्रिया। एक बहुत ही स्पीड चलने वाली अभिक्रिया देखिए, और आप एक देखिए आपने बहुत ही धीमी गति से चलने वाली अभिक्रिया। लेकिन इन अभिक्रियाओं के बीच में एक अभिक्रिया होता है जिसको कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि मध्यम गति अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया को होते हुए आप देख सकते हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको हम प्रयोगशाला में होते हुए देख सकते हैं कि इतने समय पर इतनी अभिकारक बचे हुए हैं और इतने समय पर वो अभिकारक इतना खत्म हो गया है। तो कितने समय में, यानी इतने सेकंड में या इतने मिनट में कितने अभिकारक खत्म हुए हैं, अभिक्रिया में भाग लिए हैं, इसको आप निर्धारित कर सकते हो। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है, कैसी अभिक्रिया? मापनी योग्य अभिक्रियाएं। यानी हम कह सकते हैं अधिकांश अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो मापनीय गतियों से कमरे के तापमान पर संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम मध्यम गति या मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या खास बात होता है? कौन से प्रकार के पदार्थ इस तरह की अभिक्रिया देती हैं? आणविक प्रकृति के पदार्थ अभिक्रिया देती इस तरह की। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण पे देते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया कर NH3 का निर्माण करता है। यह एक मध्यम गति अभिक्रिया है। इसी तरह से जिंक धातु को डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में डुबा देते हैं, तो आप देखोगे जिंक धातु इनके साथ अभिक्रिया करके बनाता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलते रहता है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती मध्यम गति अभिक्रियाएं। किस प्रकार के पदार्थ ऐसी अभिक्रिया देती है? आणविक प्रकृति के पदार्थ अभिक्रिया देती है इस प्रकार की, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में जो होने वाली अभिक्रियाएं होती है वो मध्यम गति अभिक्रिया होती है। इनको हम माप सकते हैं कि इस अभिक्रिया की स्पीड क्या है। बहुत धीमी चलेगी तो स्पीड मापने में भी बहुत लंबा समय लगेगा। बहुत स्पीड में चलेगी तो कुछ क्षण में हो गया अभिक्रिया, तो इसकी स्पीड मापने में बहुत मुश्किल होंगे। तो दोनों ही अभिक्रियाएं, जो स्पीड वाला मुश्किल होता है और बहुत धीमे गति से चलने वाली, लेकिन प्रयोगशाला में जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो मध्यम गति अभिक्रियाओं के अध्ययन में हम प्रयोग करते हैं नॉर्मली। चलिए, ये तो हुआ अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के प्रकार। ये तो हुए अभिक्रिया के प्रकार। अब देखेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। किसी अभिक्रिया की स्पीड के बारे में पता चल गया, स्पीड के आधार पर अभिकारकों को अलग अलग तरह से बांटे हैं आपने। अभिक्रिया की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, यानी अभिक्रिया धीमी गति से कराना है तो क्या करें, स्पीड में कराना है तो क्या करें। तो इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा। अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा है तापमान, तीसरा है प्रकृति, यानी कि अभिकारक किस प्रकार के हैं, कौन अधिक अभिक्रिया कर सकती है, कौन धीमी गति से कर सकती हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, दाब, विकिरण और उत्प्रेरक, ये सभी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो हम इनके डिटेल में बात करते हैं, बहुत आसान सी बातें होंगी, इनको समझ लीजिएगा, समझना है आपको। चलिए साहब, हम बात करते हैं सांद्रण के बारे में बात करते हैं।
मेरी क्लासेस जो है, प्रीमियम क्लासेस जो है, आपको पूरा का पूरा संपूर्ण क्लास आपको मिल जाएगा मेरे ऐप में, पेड कोर्स में। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे नंबर पर मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। लेकिन याद रखना बेटा कि आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ना 11वीं दोबारा आएगा ना 12वीं दोबारा आएगा। अभिक्रिया का सांद्रण अभिकारकों की सांद्रता जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। क्यों प्रभावित करती होगी, कैसे प्रभावित करती होगी? सांद्रता क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक गिलास में आप पानी लीजिए, 1 चम्मच नमक डालिए, घोल लीजिए। अब एक और गिलास में पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, घोल लीजिए। तो क्या देख रहे हैं, एक पहले वाले में 1 चम्मच नमक घुला हुआ है, उसमें जितनी अणुएं हैं, अब दूसरे वाले में 2 चम्मच नमक घुला हुआ है। दोनों में अगर तुलना करें तो पहले वाले में नमक की अणुएं जो होंगी दूर दूर होंगी, जबकि दूसरे वाले में नमक ज़्यादा होने से उतनी जगह पर उसके आधी दूरी पर होगा, यानी कि उसकी दूरियां कम होगी। तो जितनी ज़्यादा सांद्रता अधिक रहेगा, यानी जितनी ज़्यादा नमक ज़्यादा घुला रहेगा, उस विलेन की सांद्रता अधिक होगा। 1 चम्मच वाला कम सांद्र कहलाएगा, दूसरे वाला अधिक सांद्र कहलाएगा। तो जिसमें सांद्रता ज़्यादा है, जिसमें अणुएं ज़्यादा हैं, वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है। अणुएं जितनी नज़दीक होंगी उतना ही आपस में टकराएंगी और अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगा। तो वही बात यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार क्या बात पता चलता है कि अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार अणुएं आपस में जितनी अधिक बार टकराती हैं, उतनी ही अभिक्रिया की दर अधिक होती हैं। तो अभिक्रिया की दर आपस में जितनी ज्यादा अणुएं होंगी उतना ही अणुएं आपस में टकराएंगी, और जितना अणुएं ज्यादा टकराएंगी उतना ही अभिक्रिया की दर अधिक होगा। अर्थात अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और अणुओं की संख्या बढ़ती है तो उनके आपस में टकराने की संभावना बढ़ती है, और आपस में टकराने की संभावना बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो याद रखिएगा पहली बात कि जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी अणुएं उतनी ही ज़्यादा होंगी, जितनी अधिक अणुएं होंगी जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी अणुएं उतनी ही अधिक होंगी, और जितनी अधिक अणुएं होंगी उनके आपस में टकराने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, और जितनी ही अणुएं आपस में टकराएंगी उतनी ही अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। यानी कि फाइनली कहेंगे सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। अब दूसरा फैक्टर है, पहला फैक्टर हो गया हमारा सांद्रता, दूसरा फैक्टर हो गया तापमान। अब आप ये जानते होंगे कि तापमान बढ़ाने से अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। आपने जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, क्योंकि उसके बीच का आकर्षण बल कम होने लगता है। और इसका दूसरा कारण भी है कि जब आप गर्म करते हो तो अणुओं पर एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी कि उसकी गति करने का प्रोसेस बढ़ जाता है। जब अणुओं की गति बढ़ जाएगी तो आपस में टकराएगा भी अधिक, और अधिक टकराएगा तो फिर अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी। तो वही बात हम यहां पर कह रहे हैं, ताप में वृद्धि से सक्रिय अणुओं तथा प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाता है। तो आपको समझ में आया तापमान बढ़ाने से क्या हुआ? तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, अणुएं सक्रिय हो गई, उनमें ऊर्जा आ गया तो अभिक्रिया करने की क्षमता बढ़ गई, और साथ में उनके टक्करों की संख्या बढ़ गई, और इस तरह से अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। तो पहली बात, सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ता है। एक और जरूरी चीज ध्यान रखिएगा कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। यानी कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस में कोई अभिक्रिया हो रही है, उसकी जगह 30 डिग्री सेल्सियस में अभिक्रिया हो, तो 20 डिग्री सेल्सियस में अभिक्रिया की तुलना में स्पीड डबल होगा 30 में। या 30 डिग्री सेल्सियस में अभिक्रिया हो रहा हो तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस कर दें, यानी अगला 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दें, तो अभिक्रिया की दर उससे भी दुगुनी हो जाती है, कि हर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। इसे हम ताप गुणांक कहते हैं, जो आगे जाकर के हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं दाब। तीसरी बात है दाब।
आप ये समझते हो, देखिए ठोस और द्रव पर तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गैस पर पड़ेगा। अगर अभिकारक गैस है तो जब दाब लगाते हैं तो गैस की अणुएं एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। जब गैस की अणुएं एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो उस पर प्रभावी टक्कर बढ़ जाएगा, यानी अधिक से अधिक टक्कर करने लगेंगे और इस तरह से अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर भी हमने वही बात लिखा है, दाब बढ़ने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं, यानी नज़दीक आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके आपस में टकराने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कितना आसान सी बात है ना, पूरी चीज़ें यही लिखना है बेटा एग्जाम में आपको। और अब चलते हैं अब अभिकारकों के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये समझ लो, सिंपल सी बात, एक कैंडी आप अपने मुंह में लेते हो और उसको चूसने लगते हो, जितना मीठा लगता है। अब उसी कैंडी को चबा लो, तो चबाओगे तो क्या लगने लगता है, उससे ज़्यादा मीठा लगने लग जाता है। क्या हुआ, जब कैंडी चूस रहे होते हो तो उसके ऊपर सरफेस जितना मिलता है, यानी ये कैंडी है, कैंडी का सरफेस जितना मिलता है उसी से मिठास आ रही होती है। लेकिन जब इसको तोड़ देते हो, इस तरह से तोड़ दिए, तो आपको कुछ नए और जगह मिल जाते हैं सरफेस, वहाँ का भी शक्कर झड़ेगा, मिठास झड़ेगा और ज़्यादा मीठा लगेगा। इसी तरह से जितना तोड़ोगे उससे नया सरफेस मिलने लग जाता है। यानी अब ये समझ लो कि जितनी ज़्यादा बार अभिकारक छोटे टुकड़ों में होगा, उसके सतह उतना ही अधिक होगा, सरफेस उतना ही अधिक होगा और अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, बड़ा सा कोयला ले लो, उसको जलाओ, धीमी गति से जल रहा होगा, सरफेस में ऑक्सीजन कम मिल रही है और इस तरह से जल रही है। लेकिन उसी कोयले को छोटे टुकड़ों में लेकर जलाओ तो उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन मिला, क्योंकि जैसे ही आप तोड़ते हो किसी चीज़ को, जैसे मान लेते हैं मैं इस पेन को तोड़ूंगा तो सरफेस जो दिख रहा था, पेन को तोड़ूंगा तो क्या होगा, दो नए और सरफेस मिल गए, और तोड़ूंगा तो और सरफेस मिल गए। इसी तरह से जितनी बार आप तोड़ेंगे उसकी सतह में अणुएं और ओपन हो जाएगा और अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ये बात ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना, हमने तोड़ा क्यों, क्योंकि हमने तोड़ा इसलिए था कैंडी को, क्योंकि वो उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए, जिससे उसके मिठास बढ़ जाते हैं। वैसे ही पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ गई, क्योंकि हमारे जीभ के सेंसर जो है ज़्यादा ज़्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ संपर्क में आए, इसलिए हमको मीठा लगने लगा ज़्यादा। अब यही बात यहाँ पर देखिएगा कि लकड़ी के लट्ठे की तुलना में लकड़ी का बुरादा ज़्यादा तेजी से जलता है। अब ये बात समझने वाली बात है कि लकड़ी का एक लकड़ी है, बड़ा सा लकड़ी है ना, इतना मोटा तगड़ा लकड़ी है, उसको जला रहे हो, धीरे धीरे जलेगा। लेकिन उस लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और जलाओ तो क्या हुआ, छोटे टुकड़ों में तोड़ने से नए सतह बन जाते हैं और नया सतह से अभिकारक का संपर्क बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा अभिकारक का संपर्क बढ़ेगा अभिक्रिया की दर उतनी ही तेजी से बढ़ने लगती है। ये बात समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, चलिए, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया। मैंने जिंक का टुकड़ा सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक की अभिक्रिया हुई, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। मैंने क्या कहा, जिंक धातु को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला मैंने, जिंक धातु अभिक्रिया करने लगी और हाइड्रोजन गैस निकलने लगा, जिंक सल्फेट का निर्माण होने लगा। लेकिन वहीं पर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालूंगा, उतना ही जिंक डालूंगा, तो छोटे छोटे टुकड़े मैंने डाला तो क्या हुआ, या बारीक चूर्ण डाला तो क्या हुआ, वो और ज़्यादा सतह मिला और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ज़्यादा संपर्क हुआ। इस तरह से वो ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रोजन गैस बनाएगा और जिंक सल्फेट भी ज़्यादा तेज़ी से बनेगा। यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर छोटे टुकड़ों में, किसी ठोस को छोटे टुकड़ों में लोगे, वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या घट जाती है। हम सामान्य तौर पर ऐसे ही पढ़ते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिसकी सिर्फ उपस्थिति हो तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। इस पदार्थ को हम कहते हैं उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरक अगर उपस्थित रहेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देता हूं। उत्प्रेरक एक्चुअली अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को घटाती है, इसकी वजह से अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। तो जरा थोड़ा सा समझेंगे। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। गति को प्रभावित करते हैं मतलब अभिकारक की क्रियाशीलता को घटाएगा या बढ़ाएगा। हम पहले पढ़ते थे सिर्फ बढ़ाएगा,
अपने बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है, क्योंकि दो प्रकार का उत्प्रेरक होता है। एक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला, जिसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और एक उत्प्रेरक वैसा जो अभिक्रिया की दर को घटाता है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो दो प्रकार का हुआ। अब धनात्मक उत्प्रेरक की बात करते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि कारण है, यहां पर ध्यान देने वाली है। उपस्थिति में अभिक्रिया की दर अधिक या कम हो जाता है, उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी उत्प्रेरक धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इस बात पर निर्भर करता है। अब ये कैसे काम करता होगा, इसको समझेंगे। अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करती है। उत्प्रेरक क्या करता है? अब ये सक्रियण ऊर्जा क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये इस चैप्टर के आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसे हवाबाजी करूंगा तो शायद समझ में ना आए। सक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है किसी अभिक्रिया को होने के लिए एक खास ऊर्जा की जरूरत पड़ती किसी अभिकारक को। अगर उतनी ऊर्जा उस अभिकारक के पास नहीं है तो उसे जितनी ऊर्जा लेना पड़ता है उतनी ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। अब ये बात तो इतनी क्लियर नहीं होगी जब तक आप डिटेल में नहीं समझोगे उस चीज़ को, तो वो आपको आगे जाके बढ़ाऊंगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया जाए, यानी उत्प्रेरक इसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा कम कर देगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ऐसा अभिकारक जो अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है तो अभिक्रिया की दर को घटा देता है वो। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला है अभिकारकों की प्रकृति, यानी नंबर, ये कौन सा हो गया बेटा, ये नंबर हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया हमारा छठवां नंबर। अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक का नेचर, किस प्रकार का अभिकारक है, ये तो उसके गुणों पर निर्भर करेगा। ऐसा अभिकारक जिसकी आयनन ऊर्जा कम है, तेजी से अभिक्रिया करेगा। ऐसा अभिकारक जिसकी आयनन ऊर्जा कम है और अधिक है, तो आयनन ऊर्जा अधिक है तो कम क्रिया करेगा। आयनिक पदार्थ है कि ससंयोजी पदार्थ है। आयनिक पदार्थ है तो अभिक्रिया तेजी से होगा, ससंयोजी पदार्थ अभिक्रिया धीमी गति से होगा। तो वो अभिकारक, अलग अलग अभिकारक अपनी अपनी प्रकृति या अपने अपने गुण रखता है। तो अभिकारकों के गुणों के आधार पर भी निर्भर करता है अभिक्रिया की दर। तो मैंने इसमें 2 लाइनें लिखा है। यदि अभिकारक आयनिक है तो अभिक्रिया का वेग आणविक अभिकारकों की तुलना में अधिक तेजी से होगा, यानी आयनिक मतलब जिसमें धनायन और ऋणायन होता है, और आणविक मतलब जिसमें सहसंयोजी बंध होता है, इसमें धनायन ऋणायन नहीं होते हैं, तो उसकी अभिक्रिया धीमी गति से होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि अगर अभिकारक की मध्य अभिकारक में आयनिक बंध है, यानी कि विद्युत संयोजी बंध है, तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी, और अगर सहसंयोजी बंध वाला है तो अभिक्रिया की दर धीमी होगी। ध्यान रखिए। विकिरण का प्रभाव। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश से प्रभावित होती हैं, जैसे सिंपल सी फोटोसिंथेसिस क्रियाएं। लाइट पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वैसे रसायन विज्ञान में भी बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिस पर प्रकाश पड़ेगा तो रिएक्शन होगा, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। जैसे इसका एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, पहले के ज़माने में रील आया करता था फोटो खींचने के लिए। कैमरे के अंदर रील डालते थे और जैसे ही लाइट पड़ती थी उसमें एक रिएक्शन हो जाता था। तो वो क्या है, लाइट की उपस्थिति में ही उसमें प्रभाव पड़ती थी। तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है, कैसा प्रभावित पदार्थ कहा जाता है, फोटो रासायनिक पदार्थ, यानी प्रकाश पड़ने पर ही वो रासायनिक क्रिया करती हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है फोटो केमिकल रिएक्शन, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यहाँ कुछ बातें हम कह देते हैं। चलिए, अभिकारक तंत्र द्वारा उपयुक्त विकिरणों के फोटोनों के द्वारा, फोटोन के अवशोषण के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं की गति में वृद्धि हो जाती है। यानी कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जो विकिरण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। विकिरण की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। विकिरण की ऊर्जा को ग्रहण करके वह क्या बनाता, वह एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और रासायनिक अभिक्रियाएं करने लग जाती हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण, C6H6 ये बेंजीन है। इसकी अभिक्रिया मैं क्लोरीन से कराता हूं, लेकिन अंधेरे में, डार्क रूम में। तो क्लोरीन क्या करता है, एक हाइड्रोजन को लेकर के बना लेता है HCl, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। अब बच गया यहां पर C6H5
और एक Cl इधर से बचा है, दोनों जोड़ करके बना लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन जाता है। लेकिन जब अंधेरे में क्लोरीन की क्रिया बेंजीन से कराते हैं तब, लेकिन वहीं पर सेम रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ लाइट में, प्रकाश में, तब क्या होता है, आप बेंजीन में जानते हो कि इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 3 जगह, तो तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, तो तीनों जगहों पर एक एक वैलेंसी आ जाएगी। तो इस जगह बन जाएगा C6H6 है और फिर 6 Cl, 1 2 3 4 5 6 जगह पर Cl जुड़ जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से रिएक्शन हो जाएगा। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना लेता है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बनता है, और साथ में ये अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, जबकि ये बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो देख रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया तीव्रता से हुआ और बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है, लेकिन अंधेरे में अभिक्रिया धीमी गति से हुआ। तो देख रहे हो कि कुछ अभिक्रियाएं बहुत ही फास्ट चलती हैं, कुछ अभिक्रियाएं धीमी गति से चलती हैं, और इसके स्पीड को बढ़ाने और घटाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ा, हम इसी चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने देखा कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक अभिक्रिया कारक की सांद्रता, ताप, प्रकृति, पृष्ठ क्षेत्रफल, दाब, विकिरण और उत्प्रेरक है। हमने इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ा। और साथ में बच्चों, जिन बच्चों को हमारी पढ़ाई पसंद आ रही है वो बिल्कुल लाइक करें, हमारे वीडियोस शेयर करें, और बेटा जब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको पूरी ईमानदारी से बेहतर पढ़ाई देंगे, ऐसा पढ़ाई देंगे जिससे रिजल्ट सुपर आएगा। रिजल्ट रियल में आता है, बहुत अच्छा आता है अगर ईमानदारी से आप पढ़ाई करें। हमारे यूट्यूब के साथ भी जुड़ सकते हो, और यदि आप चाहें तो हमारे पेड कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हो। पेड कोर्स के आने के लिए हमारे नीचे नंबर दिया गया है, इस पर हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9644562030 या 9827497052। नंबर लिखा हुआ है, देख लें। तो बच्चों, आप सबको धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, और इस पढ़ाई को ज़रूर करें और कॉपी में ज़रूर नोट करें। 100% आपका रिजल्ट आएगा, कहीं पर गड़बड़ी नहीं होगी, मैं आपको वादा करता हूँ। ध्यान रखिए। थैंक यू।